इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इन द मेटाथेसिस रिएक्शन गिवन बिलो 4.32 ग्राम ऑफ द कंपाउंड X रिएक्ट कर रहा है 822 मिलीग्राम ऑफ द कंपाउंड Y और हमको ये प्रोडक्ट मिल रहा है Z और प्रोडक्ट का भी यील्ड कितना है 2.63 ग्राम। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2.63 ग्राम हमको प्रोडक्ट Z मिल रहा है। आपको क्या निकालना है, मोल परसेंटेज ऑफ द कैटलिस्ट Y। ये जो Y है दैट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट एंड इसका मोल परसेंटेज यूज्ड इन दिस रिएक्शन आपको निकालना है। दिस इज एसेंशियली ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको जो रिएक्शन प्रोवाइडेड है उस रिएक्शन के बारे में आप कुछ भी नहीं जानोगे तो भी आपका चलेगा। बट क्योंकि हमारे पास मौका है जानने के लिए कि ये रिएक्शन एक्चुअली कौन सा रिएक्शन है, इसका नाम क्या है, ये कैटलिस्ट का रोल क्या है, तो हम उसको एक बार सीख लेंगे जो नॉलेज हमें दूसरे क्वेश्चन में काम में आएगा। ये रिएक्शन एक्चुअल में क्या है, दिस इज एन ओलिफिन मेटाथेसिस, ओलिफिन मेटाथेसिस रिएक्शन। मेटाथेसिस का मतलब क्या है, सिर्फ अगर मेटाथेसिस रिएक्शन बोला जाए, ओलिफिन मेटाथेसिस नहीं, सिर्फ अगर मेटाथेसिस रिएक्शन बोला जाए उसका मतलब ए बी अगर एक कंपाउंड है, सी डी अगर एक कंपाउंड है, तो ये दोनों मिला के ए रिएक्शन करेगा सी के साथ और एक प्रोडक्ट देगा हमको ए सी, और बी रिएक्शन करेगा डी के साथ एंड हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा बी डी। तो क्या हुआ, दोनों रिएजेंट का एक पार्ट दूसरे पार्ट से रिएक्शन किया, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाथेसिस। अब पर्टिकुलरली ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में, ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में आपको बहुत सारा कैटालिसिस रिएक्शन देखने को मिलेगा। उनमें से एक है ओलिफिन मेटाथेसिस। ओलिफिन का मतलब क्या है, ओलिफिन का मतलब है एल्किन। ओलिफिन इज नथिंग बट एल्किन। मेन थीम क्या है ओलिफिन मेटाथेसिस का, मेन थीम है कि अगर आपके पास ऐसा एक एल्किन है RCH डबल बॉन्ड CHR और उसके साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो दूसरे एक एल्किन का R1CH डबल बॉन्ड CHR1, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर ये ओलिफिन मेटाथेसिस रिएक्शन है तो। सिंपली याद रखना, इस टाइप के ओलिफिन मेटाथेसिस रिएक्शन का प्रोडक्ट आप कैसे लिखोगे, जो बीच का डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को आप इक्वल हाफ में डिवाइड कर दो, उसके बाद राइट हैंड साइड में जो पार्ट है उन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है उन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, लेफ्ट हैंड पार्ट के लिए प्रोडक्ट होगा RCH डबल बॉन्ड CHR1 एंड राइट हैंड साइड के लिए प्रोडक्ट क्या होगा RCH डबल बॉन्ड CHR1। दूसरा एक रिएक्शन देखते हैं। दूसरा रिएक्शन ऐसा है कि अगर आपके पास RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एक ओलिफिन है, दूसरा एक ओलिफिन है RCH डबल बॉन्ड CH2, मतलब सेम ही ओलिफिन, तो इन दोनों के बीच में अगर ओलिफिन मेटाथेसिस होता है तो आप क्या करोगे, कैसे प्रोडक्ट को लिखोगे, राइट हैंड साइड के बीच में एक डबल बॉन्ड जनरेट कर देना और लेफ्ट हैंड साइड के बीच में एक डबल बॉन्ड जनरेट कर देना, तो ये आपको मिल जाएगा दो प्रोडक्ट RCH डबल बॉन्ड CHR और सिंपली इथिलीन मॉलिक्यूल। हो गया ये आपका दो प्रोडक्ट। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोला जाता है ओलिफिन मेटाथेसिस। बट ये रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, अपने आप नहीं होता है, इसके लिए हमें कैटलिस्ट जरूरत है। और मेनली जो कैटलिस्ट ओलिफिन मेटाथेसिस के लिए यूज होता है, वन इज कॉल्ड श्रॉक्स कार्बिन, आपने सुना होगा, वन इज कॉल्ड श्रॉक्स कार्बिन। दूसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे यूज किया गया है, ग्रब्स कैटलिस्ट। यहाँ पे हम ग्रब्स कैटलिस्ट के ऊपर फोकस करेंगे। दिस इज ए होमोजेनियस कैटलिस्ट और इसका दो पार्ट है, मतलब ग्रब्स कैटलिस्ट भी दो तरीके का होता है। एक है फर्स्ट जेनरेशन ग्रब्स कैटलिस्ट, दूसरा है सेकेंड जेनरेशन ग्रब्स कैटलिस्ट। मतलब फर्स्ट जेनरेशन को मॉडिफाई करने के बाद हमें जो कैटलिस्ट मिला है दैट इज कॉल्ड सेकेंड जेनरेशन। तो फर्स्ट जेनरेशन कैटलिस्ट का जनरल फॉर्मूला क्या है, ग्रब्स कैटलिस्ट इज बेस्ड ऑन रुथेनियम। आयरन के ग्रुप में जो है Fe, रुथेनियम, ऑस्मियम, वो वाला रुथेनियम का मैं बात कर रहा हूँ।
तो रुथेनियम के साथ ऐसे डबल बॉन्ड और एक फिनाइल ग्रुप यहाँ पे लगा रहेगा, ऊपर रहेगा PCY3। ये CY क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसको हम ऐसे लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में बस दो क्लोरीन, एक सामने और एक पीछे की तरफ। ये हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन ग्रब्स कैटलिस्ट। यहाँ पे जो PCY है उसको हम बोलते हैं ट्राई साइक्लोहेक्साइल फॉस्फाइन। ट्राई साइक्लोहेक्साइल फॉस्फाइन PCY3 होगा यहाँ पे। तो PCY3 को बोला जाता है ट्राई साइक्लोहेक्साइल फॉस्फाइन। और ये जो CY है साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, वो क्या है एक्चुअल में? दैट इज नथिंग बट ये जो साइक्लोहेक्सेन है उसके साथ अगर कुछ लगा रहता है उसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्साइल। तो ये PCY क्या होगा? PCY होगा दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। इसको हम बोलते हैं PCY3। 3 CY यहाँ पे हो गया और एक फॉस्फोरस इधर हो गया, दैट इज कॉल्ड ट्राई साइक्लोहेक्साइल फॉस्फाइन। ये तो हो गया फर्स्ट जनरेशन ग्रब्स कैटलिस्ट। अब सेकेंड जनरेशन का स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। सेकेंड जनरेशन में नीचे का पार्ट तो सेम रहेगा, यहाँ पे PH, यहाँ पे PCY3, आगे के तरफ एक क्लोरीन, पीछे के तरफ और एक क्लोरीन, लेकिन ऊपर जो PCY3 था यहाँ पे, वहां पे चेंज है। कैसा चेंज है अब देख लो एक बार। नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक मेसिटाइल ग्रुप, इसको हम बोलते हैं मेसिटाइल ग्रुप। मतलब कोई बेंजीन रिंग के साथ अगर 135 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लगा रहे तो उसको हम मेसिटाइल बोलते हैं। तो ये हो गया आपका ग्रब्स सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट, और ये आपने पहले ही देख लिया था फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट। इनका काम क्या है? ओलिफिन मेटाथीसिस करवाना। अब रिएक्शन पे आप देखो, जो रिएक्शन हमको दिया गया है क्वेश्चन में, उस रिएक्शन में आप ध्यान से देखिए। जो कैटलिस्ट यूज किया गया है वो तो ग्रब्स फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट है, ये आपको पहचान में आ रहा है। लेकिन जो इनिशियल प्रोडक्ट है, स्टार्टिंग मटेरियल, उसके ऊपर ये कैसे रिएक्ट करेगा? आप अगर अच्छे से देखोगे, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। तो आपको क्या करना है? दो एल्किन आपको मिल गया, इंट्रामोलिक्यूलर ही सही, लेकिन दो एल्किन ग्रुप आपको मिला। तो इन दोनों ओलिफिन को आपको मेटाथीसिस करवाना है, क्योंकि आपके पास ग्रब्स कैटलिस्ट है। तो इनको अगर बीच में से काट दोगे ऐसे, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे जनरेट होगा? एक यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा, बाकी यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जनरेट होगा, मतलब एक इथिलीन मॉलिक्यूल साथ में जनरेट होगा, जो कि यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। ठीक है, साथ में एक इथिलीन मॉलिक्यूल भी जनरेट होगा। सो दिस इज योर ओलिफिन मेटाथीसिस रिएक्शन। अब हमको ओलिफिन मेटाथीसिस से कुछ लेना देना नहीं है, अब हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट में घुस जाएंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल पार्ट आपके पास गिवन क्या है? जो इनिशियल मटेरियल है X, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, देखिए कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप पे एक, सो C15। हाइड्रोजन आप गिनोगे तो हाइड्रोजन आएगा 20, और हमारे पास एक ही ऑक्सीजन है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 15 इंटू 12 प्लस 20 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1, दैट विल कम 216 ग्राम। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके पास इनिशियली एक्स कितना ग्राम था? 4.32 ग्राम। तो वो कितना मोल हुआ? ऑब्वियसली 0.02 मोल। तो ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन आया कि 0.02 मोल ऑफ एक्स आपके पास प्रेजेंट था। सेकेंड आपके पास क्या था? ग्रब्स कैटलिस्ट। ग्रब्स कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट किया गया था Y से, और Y आपके पास था 822 mg, यानी कि 822 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? My विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको रुथेनियम का मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, फॉस्फोरस का मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, जो भी आपको नहीं पता होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में ही गिवन है। बाकी क्लोरीन का भी मॉलिक्यूलर वेट 35.5 गिवन है। सो यहाँ पे अगर मॉलिक्यूलर वेट आप निकालोगे तो कितना आएगा? 822 ग्राम ही आएगा। तो आप मोल बताइए कि कितना मोल Y था? Y was present 822 into 10⁻³ ग्राम by 822 equals to 0.001 मोल। तो आपको Y का भी मोल पता चल गया, ठीक है। और साथ में ये भी बताया गया है कि 2.63 ग्राम ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस Z आपको मिला है। लेकिन इसका भी आप अगर मॉलिक्यूलर वेट
कैलकुलेट करने जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट नीडेड टू सॉल्व दिस मैथ। आपको पूछा क्या गया है कि कैटलिस्ट जो यूज किया है, कैटलिस्ट का मोल परसेंटेज कितना है, यही आपको पूछा गया है। तो क्वेश्चन को हमेशा समझना कि एक्चुअल में उन्होंने क्या पूछा है। अगर ए और बी ये दोनों मिलके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और मैं आपसे पूछूं कि बी का मोल फ्रैक्शन क्या है, बी का मोल फ्रैक्शन क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि अगर ए यूज किया गया है एन ए मोल, बी यूज किया गया है एन बी मोल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। बस यही होगा आपका आंसर। मोल परसेंटेज मतलब क्या, मोल परसेंटेज मतलब इस वैल्यू को आपको बस 100 से मल्टीप्लाई करना है। मोल परसेंट ऑफ बी, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, जो मोल फ्रैक्शन है उसको बस मल्टीप्लाई करोगे 100 से। तो हमारे क्वेश्चन में भी तो सेम चीज हुआ, हमारे पास एक से कंपोनेंट है, y है आपका ग्रब्स कैटलिस्ट और हमको कुछ प्रोडक्ट मिला है z। तो हम z को क्यों देखेंगे, z का हमें कोई जरूरत नहीं, हमें पूछा गया है कि ग्रब्स कैटलिस्ट का यानी कि y का मोल परसेंट कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप y का मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ y ये कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y, ये हमने निकाल लिया था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y कितना निकला था हमारे पास 0.001, ये निकला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x कितना निकला था 0.02। बस यही दोनों वैल्यू को आप कम में लगा लो, 0.001 बाई 0.02 प्लस 0.001, आंसर होगा 0.04762, और ये हुआ आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ y। हमें चाहिए मोल परसेंटेज, तो क्या करेंगे हम मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आवर आंसर विल बी 4.76, ये होगा आपका न्यूमेरिकल आंसर।